Okay. Last one, group 17 was going on, and topic was oxidizing power. Here we were discussing about the oxidizing power. तो एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, याद है कल का लेक्चर, कि क्लोरीन को वैसे होना चाहिए बेस्ट ऑक्सीडेंट, लेकिन बेस्ट ऑक्सीडेंट कौन होता है? फ्लोरीन, है ना? कल का लेक्चर था हमारा। देखो इसे कंप्लीट करेंगे, जरा सब अटेंशन पे करना। देखो एक बात तो कंफर्म है, अब जरा ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन में ना सिर्फ यही स्टेप नहीं किया जाता। ऑक्सीडेशन में सिर्फ यही स्टेप नहीं होता। भाई कोई किसी को ऑक्सीडाइज करने जाएगा तो वो खुद को रिड्यूस करेगा, बट एक बात तो 100% कंफर्म है कि सिर्फ ये वाला स्टेप नहीं होता। अगर यही स्टेप हो रहा होता तो क्लोरीन को बेटर होना चाहिए था कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन बेटर होती कौन है? फ्लोरीन। तो इससे ना इंडिकेशन मिलता है कि सिर्फ यही स्टेप नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कोई किसी को ऑक्सीडाइज कैसे करता है। तो मैं वो सारे स्टेप्स वन बाय वन मेंशन करूंगा। अभी थोड़ा सा अटेंटिव होना। देखो पहली बात, कोई भी हेलोजन, आप पहली बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चाहे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आप में से एक स्टूडेंट है, उसकी ना बायो बड़ी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग बायो है कि उसके हमेशा हर टेस्ट में फुल मार्क्स आते हैं। ऐसी एज्यूम कर लेते हैं एक बच्चा है, उसकी बायो बड़ी स्ट्रांग है, एनसीईआरटी तो उसको टिप्स पे, लेकिन उसका ना नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ। बड़ा अफसोस की बात, इतनी स्ट्रांग बायो के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या पता लगता है आपको? बोलो। उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, अंडरस्टूड। अरे भाई एग्जाम अकेले बायो का थोड़ी ना हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी तो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी उसकी वीकनेस है। अगर उसकी बायो बड़ी अच्छी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री शायद बहुत बेकार भी होगी, इसी वजह से बढ़ जाता हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप नहीं हुआ है, अदर भी स्टेप है। जैसे वहां अदर भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे यहाँ पे अदर भी स्टेप है। अब मैं वो सारे स्टेप वन बाय वन समझाऊंगा और उससे क्लैरिटी बन के आएगी कि किसको बेस्ट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। चलिए कम ऑन द पॉइंट है। देखो पहली बात, कोई भी हेलोजन जो होती है, सबको पता है वो मोलिकुलर फॉर्म में होती है। मोलिकुलर ऐसे कहते हैं, आणविक ऐसे होती है कोई भी हेलोजन। जब वो रिएक्ट करती है ना, तो पहले उसको एटॉमिक फॉर्म में आना पड़ता है, एटॉमिक फॉर्म में। इसके लिए उसको एनर्जी खर्च करनी होती है। उसका नाम क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आपको कोचिंग के लिए आना है, तो कोचिंग का ये नहीं कि सीधा आप घर से सीधा स्कूटर पे बैठ के यहाँ आ गए। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, उसके बाद आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो कोचिंग के लिए आए। ये कोई एक स्टेप पे नहीं हो गया, एग्जैक्टली यहाँ पर है। पहले हेलोजन को अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने में एनर्जी लगेगी, उसका नाम है डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर वो हेलोजन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो नेचुरली यहाँ पे एक एनर्जी इवॉल्व होगी, उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? उसको ना वाटर में जाना होता है। उसको वाटर उसकी सराउंडिंग करेगा, वाटर उसको स्टेबलाइज करेगा, और फिर जो यहाँ पे एक एंथैल्पी आएगी उसका नाम होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। अब तीनों के बेसिस से पता लगाता है कि बेटर कौन है और कौन नहीं है। समझ पा रहे हो? जिसको आप सुन रहे हैं कि एक स्टेप में हो गया, एक स्टेप में नहीं हुआ, वो 3 स्टेप में प्रोसेस है। पहले उसको अपना बॉन्ड तोड़ना होगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, फिर उसका हाइड्रेशन होगा। अब देखो मैं फ्लोरीन क्लोरीन में कंपटीशन कराऊंगा, तीनों स्टेप चेक करूंगा और देखते हैं किस स्टेप में कौन विनर है। चलो पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप किसके लिए आसान है? किसका बॉन्ड तोड़ना आसान था, फ्लोरीन का या क्लोरीन का? फ्लोरीन का। फ्लोरीन याद है फ्लोरीन के अंदर कल क्या हुआ था? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि पहले स्टेप पे फ्लोरीन विनर है। पहले स्टेप पे फ्लोरीन जीत गया, क्लोरीन यहाँ पे हार गया, नो डाउट है। दूसरा स्टेप बताओ किसके लिए इजियर है? वो क्लोरीन के लिए इजियर है, वेल डन, वेरी गुड। तीसरा स्टेप किसके लिए बेनिफिशियल है? सोच के बताओ। वाटर ज्यादा किसको सराउंड करेगा? जिसका साइज छोटा होगा, और वो कौन होता है? फ्लोरीन। उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है ना, तो फिजिक्स कहती है वाटर उसकी सराउंडिंग ज्यादा करेगा, ज्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। देखो ऐसे होता है प्रोसेस। आप समझ पा रहे हो? ऐसे, 1 मिनट यार, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आप सब मेडिकल एस्पिरेंट है, ठीक है? आपका एम क्या है यार? नीट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, मेरे को तो एमबीबीएस करनी है ना, इतना सही है ना?
ये कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। नीट बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत टफ नहीं माना जाता। हाँ, अगर आपका एम है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बहुत टफ है, रियली बहुत टफ है। कैसे बहुत टफ है? अभी आपका कंपटीशन किन से हो रहा है? बायो वाले बच्चे से। सारे बच्चे आप बायो वाले बैठे हो, बायो वाले से फाइट हो रही है। जब आप आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे ना, उसमें आईआईटी वाले बच्चे भी आएंगे, उसमें आईआईएम वाले लोग भी बैठे होंगे, उसमें कॉमर्स वाले भी होंगे, उसमें आर्ट्स वाले भी होंगे। एक से एक माइंड मिलेगा आपको आईएएस जो कंपटीशन हो। फिर क्या होता है? अभी तो आपको क्या पढ़ना है? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दैट्स ऑल। बायो को आप रट्टे मार रहे हो, याद कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ ली, चल रहा है काम। जब आईएएस बनेंगे ना, तो आपको ना बहुत चीजें क्रिएटिव करनी पड़ेगी। अपनी अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, आपको न्यूज भी सुननी पड़ेगी। इतना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर आपको प्री एग्जाम देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर जाके आप सिलेक्ट होंगे। ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। एग्जैक्टली exactly, ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, देखो 3 स्टेप में प्रोसेस हुआ है। अब इन तीनों को मिला के हम पता लगाते हैं कौन बेटर है। चलो, पता लग गया कि फ्लोरीन के लिए पहला स्टेप आसान है, क्लोरीन का पहला स्टेप मुश्किल है। क्लोरीन का दूसरा स्टेप आसान है, फ्लोरीन के लिए मुश्किल है। तीसरा स्टेप फ्लोरीन के लिए आसान है, क्लोरीन के लिए मुश्किल है। देखो यहां से साफ इंडिकेशन मिल रहा है। अच्छा, आप देख के बताओ, इनमें से किसको एज मिलेगा? कौन डोमिनेट कर रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन 2 स्टेप पे विनर है, देखो आप। उसकी 2 चीजें अच्छी हैं, उसके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन का एक ही तो स्ट्रॉन्ग है। वो एक के बेसिस पे विनर नहीं बन सकता। देखो साफ इंडिकेशन मिल रहा है। इसे फ्लोरीन को क्लोरीन से बेटर माना जाता है, फ्लोरीन को एज मिल जाता है। फ्लोरीन के लिए 2 स्टेप देखो बहुत फेवरेबल है। उसका पहला स्टेप फेवरेबल है, उसका तीसरा स्टेप बहुत फेवरेबल है। इसलिए फ्लोरीन ने क्लोरीन को बीट कर दिया। आई बात कुछ समझ? कल के टॉपिक से लिंक है ये बात कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन क्यों है, वो डिसाइडेड है। तो आप एक काम करिए, देखिए इसको आंसर को मैं लिखवा देता हूँ, आप पहले जल्दी से ना ये 3 स्टेप हाईलाइट कीजिए क्विक। ये कल के टॉपिक से लिंक किए हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर में ऐड कर लीजिए, स्टेप्स वर्ड लिख देना। ये मैं यहां से हटा रहा हूँ, ये जो अननेसेसरी बातें हैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला स्टेप मत लिखना। ये कल के टॉपिक से लिंक है, वही लेक्चर चल रहा है सेम। ये स्टेप्स हाईलाइट करो फटाफट, तीनों स्टेप को हाईलाइट करो। तीनों की एंथैल्पीज क्लियर होनी चाहिए। कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इट शुड बी इन द टिप्स हियर। और फिर मैंने तीनों में कंपटीशन कराया और डिसाइड किया कि फ्लोरीन इज फाउंड टू बी बेटर। फ्लोरीन इज फाउंड टू बी बेटर। फ्लोरीन बेटर है, द बेटर परफॉर्मर है फ्लोरीन यहाँ पर ना। ठीक है, आप तीनों स्टेप्स को हाईलाइट करो एक बार। तीनों स्टेप्स को हाईलाइट कर लीजिए क्विक। और जैसे मैंने टिक कर दिया ना, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो फ्लोरीन ने क्लोरीन को बीट किया है, तो उसके पीछे अब मैं आप इसका आंसर लिखवा देता हूँ, व्हाट्स द रीजन। इसका रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लोरीन ने क्लोरीन को बीट क्यों किया। ओके, दैट्स फिनिश्ड। नोट हो गया, सबने कॉपी कर लिया, बड़ा बॉयस और फास्ट सिखा कर यहाँ देखिए, बहुत जरूरी होता है। डन। तो राइट डाउन प्लीज, एक फाइनल लाइन लिखो, दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल। लेकिन लो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऐसे लिख लीजिएगा बस। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। Low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy of fluorine makes it better oxidizing agent. Of fluorine makes it better oxidizing agent. The superb line. ये कंक्लूजन निकल के आया हमारी थ्योरी का कि फ्लोरीन को क्लोरीन से अच्छा किसने बनाया?
उसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है। ये दोनों जो मिल गए, इन्होंने फ्लोरीन को विनर बना दिया। सो फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। जैसा आगे, ठीक है, फाइनल है। एक छोटी सी बात मेरे को आपको और शेयर करनी है, देखो। चलो, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। डिसाइड हो गया कि फ्लोरीन क्लोरीन से अच्छी क्यों है। अगर सब बॉयज को टेंशन पे करना, सोच के बताओ, इनमें से डोमिनेटिंग स्टेप कौन सा है? डोमिनेटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? दोनों का रोल है, दोनों इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ओके ओके ओके, इनका कहना है कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचो दिमाग से अपने अपने। अच्छा, वाई बताओ। ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है कि पहले वो होगा तो अगला स्टेप होगा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्टेप, कौन सा स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले और बाद में वाला मैटर नहीं कर रहा है। क्यों? वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। चलो, अब देखो यहाँ पे क्लैशेस हो गए। कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है। देखो, पता लगाते हैं। चलो देखो, परफेक्ट बताऊं इसका आंसर है तो यही। देखो, पहला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? अगर पहला स्टेप इतना बड़ा टर्निंग फैक्टर होता ना, तो पता, आयोडीन वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता। क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड तो सबसे वीक था, कम ऑफ द पॉइंट, उसका बॉन्ड सबसे कमजोर था। कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग साइज बहुत बड़ा था आयोडीन का। देखिए, सुनिए ध्यान से, ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर ये स्टेप, ठीक है, रोल है इसका, हम ये नहीं कह रहे इसका रोल नहीं है, रोल इसका है, लेकिन इतना बड़ा रोल नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, यहां देखो सब। आप सब 12th पास हो गए, नीट के लिए अपियर होंगे, को पूछे इस नीट की प्रिपरेशन में क्लास 9th का रोल क्या है? बताओ, तो 9th 10th में आपने पढ़ा, उसका रोल क्या है? मैं समझता हूँ कोई ज्यादा खास रोल नहीं है। 9th 10th का सिलेबस तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा। हाँ, को बच्चा कहते अगर 9th 10th ना करते तो नीट कैसे करते? ये तो बात बनने की है कि 9th 10th भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी बच्चे ने 9th 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ा, 11th 12th में वो हार्ड वर्क कर ले, 11th 12th में अच्छे से मेहनत कर ले, उसका सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल पक्का है। तो वही चीज यहां पर है। तो ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टर्निंग स्टेप है, डिसाइडिंग स्टेप है, वो आखिरी वाला है। और उसके पीछे रीजन है फ्लोरीन का स्मॉल साइज, जिसने उसका हाइड्रेशन ज्यादा कर दिया। आई थिंक क्लियर है। इस बात को भी लिख लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे तो ये बोला था अभी, लो bond dissociation enthalpy and the high hydration enthalpy of fluorine makes it better oxidizing agent। एक बात और लिख लो, hydration enthalpy plays hydration enthalpy plays most significant role। hydration enthalpy plays most significant role। सबसे मेन रोल हाइड्रेशन एंथैल्पी का होता है। ये जो आखिरी स्टेप होता है ना, स्टेबलाइज करने वाला, वो सबसे क्रूशियल है, सबसे क्रूशियल रोल, रोल या सिग्निफिकेंट रोल। चलिए, आई थिंक फाइनल डिस्कशन ओवर हो गया। देखो, ये कंप्लीट हो चुका है। एक बात इसके नीचे और लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक ऑर्डर मेंशन कर देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। चलो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो। इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। बच्चों, बातें नहीं, इसका नाम है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना। जब फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, ये ऑर्डर आप सबको लर्न होना चाहिए। फ्लोरीन बेस्ट है भी डिसाइड तो हो ही गया, उसके बाद हमने ये ऑर्डर बना दिया। अभी ऑर्डर सब बच्चों को लर्न हो। जब भी हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन सबसे अच्छी परफॉर्मर है। चलो, कॉपी कर लिया सबने। फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। चलो, मैं इसको रब कर रहा हूं, डिसाइड। देखो, मैंने इसको एक एक रिएक्शन से प्रूव कर सकता हूं। अगर सब अटेंशन पे करा दे, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगा। देखो, एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने, सब ध्यान देना प्लीज। मैंने कंपाउंड चूज किया के एक्स। एक्स यहाँ पे कोई हेलोजन है, और एक्स यहाँ पे ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पता क्या होता है, जब ये रिएक्शन लैब में परफॉर्म करते हैं ना, तो ये रिएक्शन ऐसे प्ले करती है।
देखो ये रिएक्शन ऐसे प्ले करती है, देखो अगर आप ध्यान से देखें, फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया, फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया, और जो हमारी हैलोजन थी, जो भी यहाँ पे हैलोजन थी, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब फ्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया। ये रिएक्शन लैब में प्ले करती है। फ्लोरीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकती है। साफ इंडिकेशन मिलता है कि फ्लोरीन क्या है, बेस्ट है। इन चारों में से फ्लोरीन बेस्ट है। अभी सुनना ध्यान से। अब हम लाते हैं क्लोरीन को। पता है क्लोरीन वाले केस के अंदर भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन पता क्या होता है, हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो एक्स क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए ब्रोमीन, या फिर क्या होना चाहिए, आयोडीन। और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। हेलो, आगे सकते हैं, सब आगे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस है, क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दी। और अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं तो उसके पास एक ही चॉइस है, ओनली वन चॉइस। एक्स कैन बी हियर, ओनली आयोडीन, सिर्फ एक ही चॉइस है। ओके। अब देखो देखो, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन पता क्या इंडिकेट कर रही है भाई, फ्लोरीन तो सबसे अच्छा है। फ्लोरीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन सिर्फ दो को कर रहा है, ब्रोमीन एक को कर रहा है। तो इससे ना इंडिकेशन मिल जाता है कि फ्लोरीन बेटर देन क्लोरीन, बेटर देन ब्रोमीन, बेटर देन आयोडीन। बोलो सबको आया समझ? इज इट क्लियर? और अगर किसी ने आपसे एक फिलअप ये पूछ लिया, सपोज करो किसी कंपटीशन में, किसी टेस्ट सीरीज में ये रिएक्शन आ जाती है, बताओ इसमें क्या बनेगा, तो आप क्या बना के आओगे? बोलो क्या बनाओगे इसमें आप? बोलो बोलो, सब बच्चे बोला करें, बॉय से बोला करें, के एफ की रिएक्शन आयोडीन से हो रही है, क्या बनेगा? रिएक्शन होगी नहीं। ये मना कर रही है, रिएक्शन नहीं होगी। सरप्राइज। के आई के साथ में क्या बनेगा? फ्लोरीन, F2। देखो एक बच्चे ने बोला के आई के साथ में F2 बनेगा, और एक बच्चा कह रहा है रिएक्शन नहीं होगी। सोच लो भाई, कौन सही कह रहा है? शी इज राइट, रिएक्शन नहीं होगी। देखो सुन लो, एक मिनट सुनो, अगर किसी बच्चे ने के आई के साथ में F2 बनाया ना, इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन ने फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। और क्या इसके अंदर ऑक्सीडाइज करने की हिम्मत है? सबसे बेकार है ये तो सबसे बेकार है। सच बात है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, शी इज राइट, गुड, नो रिएक्शन। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, ये होता है कंपटीशन। नीट के अंदर यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डिट्टो, के एफ प्लस आई टू वट फॉर्म्स। वो आपको ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन शायद ये भी होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसके पीछे रीजन है, आयोडीन के अंदर हिम्मत नहीं है कि इनमें से किसी को भी ऑक्सीडाइज कर दे। हाँ, अगर यहाँ पे F2 लिखा होता तो पक्का रिएक्शन हो गई रहती। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बिल्कुल याद हो, देखो समझा हुआ होना चाहिए। एक क्वेश्चन को ना 20 तरह से पूछ सकते हैं, तो ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री में खास बात है। बायो के अंदर ये नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे मर्जी क्वेश्चन बना दो। तो इसलिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। जल्दी से कॉपी करिए इसे, क्विक कॉपी करिए इसको, पढ़ा। अगर लिखना चाहता लिख ले, कुछ इसको लगता ना काम की बात लिखा, ड्रॉप कर दीजिए। ये सब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ। आप कभी भी अपने साथ एनसीईआरटी लिखे, वो वहीं से सारी बातें बता। आपका कंपटीशन भी एनसीईआरटी लेवल का है, एनसीईआरटी का इनऑर्डिक में तो एनसीईआरटी बहुत होती है। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, और ये डीएल ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, एनसीईआरटी कर लो, मोर देन सफिशिएंट। एक भी क्वेश्चन नहीं आता टेस्ट सीरीज का इससे बाहर, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा ना इसको अप्लाई करिए। आप लोगों के साथ दिक्कत है ना, अपने एप्लीकेशन से बहुत दूर है। बुक्स कुछ खरीदिए, आपको डेली कहते हैं, कोई थोड़ा सा सोचो यार, वरना तो मर्जी है आपकी। नवंबर बंद स्टार्ट हो गया, 2-3 महीने और आगे सिलेबस कंप्लीट। लेकिन क्या होगा, हमारा लाइफ का 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। हम जिंदगी में वहीं खड़े हैं, शायद हम पहले ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना वो बेकार है। मान लो का बच्चा आप में से बीएससी कर रहा है, तो क्या आउटपुट क्या है? जब तक वो अच्छी जगह से एमएससी नहीं करेगा, बीएससी करने को फायदा नहीं। सर ऐसे ही हो रहा है। तो अपने अपने बारे में सोचिए कि क्या लाइफ में करना है, डिसीजन आपने लेना है। चलिए बच्चे, इसको रब कर दो फिर है। हाँ फास्ट है ना, बस जल्दी जल्दी लिखा करिए आप। चल डन। देखो एक चीज और आपको शेयर करते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक है। हम एक काम करते हैं, फ्लोरीन को ना अ, पानी के साथ
कांटेक्ट में लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। देखो एक मिनट जरा इसको भी समझेंगे तो बहुत काम आएगा। देखो ये मैं चार चीजें और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अभी हमने क्या डिसाइड किया कि फ्लोरीन केमिस्ट्री के अंदर कौन है, पर्टिकुलरली हैलोजेंस के कौन है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी डिसाइड हुआ। देखो फ्लोरीन यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन कर देती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा अच्छी होती है। देखो यहाँ पे भी फ्लोरीन ने ऑक्सीडेशन कर दी। अगर आप ध्यान से देखोगे ओ की स्टेट अप हो गई, फ्लोरीन ने अपनी स्टेट डाउन कर दी, वही हुआ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन है। देखो वेरी सिंपल, क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया। अब यहां पर आते हैं, देखो 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 क्लोरीन कैसे करती है। अब क्लोरीन चाहती तो है इसका ऑक्सीडेशन करना, लेकिन इसके बस की बात नहीं है। देखो समझो आप, क्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाई। देखो राज समान आएगा, आप एक थ्योरी आपको बतानी है। देखो बॉयज यहां पर देखो बातें नहीं, ये क्लोरीन ये क्लोरीन चाहती है कि मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं और खुद को रिड्यूस करूं, लेकिन ये इसे कर नहीं पा रही, इसके बस का नहीं है इसको ऑक्सीडाइज करना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगी क्योंकि इसकी पहले से ही हाईएस्ट स्टेट है, इससे ऊपर जाती नहीं है। देखो समझो क्लोरीन फंसी पड़ी, क्लोरीन चाहती है कि मैं इसको ऑक्सीडेशन करूं, लेकिन इनमें से किसी का भी ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। तो पता फिर क्लोरीन क्या करती है, बताओ ऐसे केस में क्लोरीन क्या करे। दोबारा सुनो, क्लोरीन किसी का ऑक्सीडेशन करना चाहती है और वो ऑक्सीडेशन कर नहीं पा रही है, वो जो चीजें वहां रखी हैं वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्लोरीन क्या करे। एक मिनट, मैं किसी को पढ़ाना चाहता हूँ, बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं, खुद ही पढ़ लूं। दैट्स बेटर, बुक लेके मैं खुद ही पढ़ लूंगा, अच्छा रहेगा, मैं खुद को इंप्रूव कर लूं। तो यही काम क्लोरीन ने करा। पता क्लोरीन ने क्या करा, देखो क्लोरीन क्या चाह रही है, क्लोरीन कह रही है कि मैं जब इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रही तो मैं खुद को ही ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस करूंगी। देखो देखो देखो, आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा। देखो क्लोरीन क्या कर रही, क्लोरीन अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट कर रही है। इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट करना, अपना रिडक्शन अपना ही ऑक्सीडेशन। देखो एक बुरा ना मानना, एक ऐसी थ्योरी सुनाते हैं। आप फ्यूचर में एक डॉक्टर बन गए, हो गया आपका सिलेक्शन, है ना, हो गया, और आप एक डॉक्टर बन गए। अफसोस की बात है एक भी पेशेंट नहीं आता आपके पास, सुबह से लेकर शाम हो गई एक भी पेशेंट नहीं आ रहा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, 10 दिन हो गए, एक भी पेशेंट नहीं आ रहा। तो फिर आप क्या करेंगे, अपना ही बीपी चेक करो, अपनी शुगर चेक करो, और क्या करें, एक इंजेक्शन अपने ही लगा दो, दैट्स ऑल। मूड खराब हो रहा है ना, बीपी अपना ही हाई हो रहा है, तो अपना ही चेक कर लेता हूँ। जब फ्री टाइम है, शुगर अपनी चेक कर लेता हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ यार, मैं खुद को ही देख लूँ, क्यों नहीं आते पेशेंट। तो ऐसे ही मजाक है, वही चीज यहाँ पर है। क्लोरीन कह रही मैं अपना रिडक्शन अपना ही ऑक्सीडेशन करूँ, ये इस बात को शो कर रहा है कि क्लोरीन फ्लोरीन से वीक है, कमजोर है, यही काम ब्रोमीन करती है। ये सब बातें नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, फिर हम खुद पे ध्यान दे सकते हैं ना, ठीक है ना। तो नोट कर ले प्लीज, ये फास्ट है, जल्दी। ये रिएक्शंस भी, हाँ बताइए। नेसेंट ऑक्सीजन और तब आती है जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ना, वो HOCl टूटता जब सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जब ऐसी कोई चीज बैठी होती है जो इससे ऑक्सीडाइज हो जाती तो होता है ऐसा। अभी तो क्लोरीन अकेले है पानी के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ये वर्ड शायद हमने पहले भी सीखा है यहाँ पर ना, अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करना। और डिस्प्रपोर्शनेट करने का मतलब होता है सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, अपना रिडक्शन अपना ही ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। दैट्स फिनिश्ड हियर, ठीक है बच्चों। सोचो इस बात को यार, जब आपके पास पेशेंट नहीं आएगा तो फिर क्या करें। एक दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एक महीना भी हो गया, एक भी सिंगल पेशेंट नहीं आ रहा, पकड़ पकड़ के कहाँ से लाए, आ ही नहीं रहा ना। घर से लाएंगे जब घर में कोई पेशेंट जबरदस्ती दवाई देंगे उनको आप, घर वाले आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, उनको आपके सिलेक्शन में डाउट हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये तो मार देगा हमें, इसलिए
बेटर है अपने पे ध्यान, ठीक है ना। अपना बीपी चेक करो, जब आपकी शॉप पे कोई नहीं आएगा ना तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे कहाँ से लाओगे, तो बीपी बढ़ेगा बढ़ेगा। तो बेटर है आप चले ना। चलो डिसाइडेड है, डन। नेक्स्ट इज हियर, दैट्स फिनिश्ड। अगला हेडिंग है हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगला हेडिंग है हाइड्रोजन हैलाइड्स। नोट कीजिए, द टॉपिक नेम इज नाउ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को HX कहते हैं, HX, HX। इसमें HF भी आता है, HCl भी आता है, HB और HI। ये सब कौन होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, देखो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, वो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी होगी। चलिए बच्चे पे टेंशन हो, देखो जरा सब अटेंशन पे करना प्लीज। लोग कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करनी है। चलो अब लिखना लिखना बंद करके यहाँ पे देखें। मैं ना कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। जैसे एक प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उष्मीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे आपने इसे गर्म करना शुरू किया, इसको हीट अप किया, तो इसको हीटिंग करते करते एक पॉइंट पे आके इसका बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड, सबके बॉन्ड टूटेंगे। बताओ सबसे मुश्किल से किसका बॉन्ड टूटेगा, HCl का। आपका क्या करें, वाई इज एच, नहीं बॉन्ड छोटा नहीं होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, नॉट HCl, HF। जब फ्लोरीन का साइज छोटा होने से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है FNO। देखिए सुन लीजिएगा, अगर इन चारों में बात करें ना तो मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी HF में है। इसे कहते हैं ना कि हीट को सहन करने की पावर मैक्सिमम HF में है। सबसे बाद में इसका बॉन्ड टूटेगा, HI का बॉन्ड सबसे पहले टूट जाएगा। इज इट क्लियर। HCl बीच में लाई करेगा, HCl बेस्ट नहीं है। इसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व। समझ पा रहे हो आप, बोलो। और देखिए बात करते हैं इनके, हम लोग डिस्कशन करते हैं लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सारे एसिड भी हैं, इनकी अम्लीय क्षमता की बात करते हैं। देखो एसिड अपने में से क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन, प्रोटोन। तो सबसे आराम से प्रोटोन कौन निकालेगा, HI। वेरी गुड, क्यों, साइज क्या है, बड़ा है, बॉन्ड तोड़ना क्या है, आसान। देखो सबसे आसान फैक्ट है, बिल्कुल सबसे अच्छा एसिड यहाँ पे HI होगा। बच्चों के लिए रुकिए, आप भी बुआ सोचो यार, सोचो, इस दिमाग का यूज करो, देखो तभी इंप्रूवमेंट होता है, ऐसे याद कर करके कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब अपचयन क्षमता। ये सारे अपचायक भी है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अपने में से हाइड्रोजन दे देते हैं, और जिसके पास भी हाइड्रोजन जाती है ना उसका रिडक्शन कर देती है। तो सबसे इजीली हाइड्रोजन कौन देगा, HI। क्यों, आई का साइज बड़ा, बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान, H निकालना सबसे आसान, वो हो गया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो आ रहा है सर। अब एक टर्निंग पॉइंट देखो, सबसे डेंजरस केस बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके कथनांक को चेक करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कल भी आया था ये वर्ड, पहले भी आ चुका है, पढ़ा कर यार, टाइम दे अपने आप को। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतराणविक बल। बताओ इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, HI। पक्का लॉक कर दें, बिल्कुल डन है। बाकी लोग बताएंगे अच्छा वाई इज HI, क्यों होगा, साइज बड़ा है तो वेंडोवर फोर्स बढ़ जाएगी, ये कहना चाहते हो। लेकिन ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। HF के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेंडोवर फोर्स से यूजुअली स्ट्रॉन्गर होती है। सॉरी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट HF का है, HF, HF। इसके बाद बताओ, इसके बाद आपकी थ्योरी चलेगी, इसके बाद आपकी थ्योरी चलेगी, तीनों के अंदर वेंडोवर फोर्स है, इन तीनों में वेंडोवर फोर्स है। बेस्ट वेंडोवर फोर्स यहाँ है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एरिया। फिर इसका ऑर्डर यही बनेगा जो आप कह रहे थे। लेकिन जो बेस्ट है वो कौन है, वो कौन है, वो HF था। बोलो क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट आने के पूरे पूरे चांसेस, देखो समझो आप। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, वो तीनों बना रहे हैं वेंडोवर फोर्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्गर होती है, उसको तो बिल्कुल आउट कर दो। तीनों में कंपटीशन होगा, तीनों का एरिया चेक कर लो, मोलर मास चेक कर लो, एज यू लाइक, आंसर आ गया। तो ये चारों बातें आपके टिप्स में होनी चाहिए, राइट डाउन।
भाई और ऐसा घर पे रह के मेहनत करिए, पढ़िए सब लोग यार, लाइटली मत लो मेरी लाइफ को, मजाक नहीं की बस हो जाएगा। इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पियोन बनना बहुत मुश्किल है, आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप तो। हाँ, मजाक मत समाना कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डेडिकेशन चाहिए बात, जान लगानी पड़ेगी, और अपने आप को कम मत समझे कि हम कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बस वही है, कोशिश करने की बात है। जो लोग कोशिश करते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। साइडेड, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, बॉइलिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। हमने ये भी कवर कर लिया। तो एक बार जरूर ना एनसीईआरटी की रीडिंग करना आपको, डजंट मैटर हिंदी में पढ़ गया कोई इशू नहीं कर, इसको पढ़ना, रीडिंग करनी चाहिए, कुछ बातें हम छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, वो आपको वहीं से मिलेगी। डिसाइडेड, फास्ट वॉइस, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग सब टिप्स पे होना चाहिए। ओके बच्चों, आ रहे हैं इसको यार, है ना? बोलो लास्ट में क्लियर हो गया? इट्स ओके ओके ओके, फिनिश। नेक्स्ट इज हियर। अब शुरुआत कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट आर्टिकल नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हम हाइड्रोजन क्लोराइड से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हेडिंग है हाइड्रोजन क्लोराइड। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अलग होता है। जब इसको पानी में डालते हैं तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये गैस है, देखो ब्रैकेट में लिखा ना जी, ऐसा गैस ना हो। तो ये कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब लिखना लिखना बंद कर देना। अब थोड़ा बहुत इसके ऊपर लेक्चर करेंगे हम। पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसको बनाते कैसे। कभी आपने प्रैक्टिकल्स में किया हो, कभी देखा हो जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आप चाहते हो कि मैं इससे हाइड्रोजन क्लोराइड बना दूं, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो आप, कंसंट्रेटेड। इसके इसके लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लैब के अंदर बेस्ट ऑप्शन होता है, आप मिलाओ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड, बहुत जरूरी होता है। अभी मैं रीजन दूंगा। तो यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करता है कि आपने यही एसिड क्यों मिलाया। अब सुनना, आपको कुछ इसके बारे में पता है, इस एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता है? आपने कभी एसिड देखा समवेयर, सल्फ्यूरिक एसिड? बहुत थिक होता है ये बहुत थिक होता है। इसके मोलिक्यूल्स के पीछे प्ले कर रही होती है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी एक्सटेंसिव होती है, इतनी एक्सटेंसिव है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत हाई होता है। जैसे कई लोग बीएससी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं कॉलेज में, तो कभी देखना आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई। पता है, अब सुनो एक मिनट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। देखो समझना, इधर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। पता क्या हुआ? ये वेपराइज होगा, ये यहां से उड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहां से वेपराइज होगा। ये नहीं वेपराइज होगा, ये कम वोलेटाइल है, ये ज्यादा वोलेटाइल है, वेपराइज होता रहेगा। और जब ये उड़ के यहां से बाहर निकलता रहेगा तो हमारी रिएक्शन कैसी होती रहेगी? फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू लीचेट्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू लीचेट्स प्रिंसिपल वेल नोन है। देखो दोबारा, देखो दोबारा, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, पर्टिकुलरली कंसिडर्ड क्यों लिया, इसे क्यों लिया? उसके पीछे रीजन है, इसकी वोलेटिलिटी को लो है, ये लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल, इसकी लेस वोलेटिलिटी होती है, मतलब उड़ने के चांस कम, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, मोर वोलेटिलिटी। इसके उड़ने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब ये लेस वोलेटाइल, ये मोर वोलेटाइल, ये वहां से उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करता रहेगा अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल। हमारा पर्पज सॉल्व होगा। इसलिए हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा लिया? कंसिडरेटेडली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, आप जाके पढ़ के देखो। देखो सेल्फ स्टडी करिए, जागिए, यार देखिए, लगिए, पूरी पोटेंशियल से काम करिए, देखिए तब जाके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। गारंटी कुछ नहीं है, एक कॉम्पिटिशन लाइन है, इसमें गारंटी कुछ नहीं होता। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है।
एक प्रिपरेशन हमारी कवर हो गई। बस एक ही मेथड है, प्रिपरेशन एक ही करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, नोट करो उसको थोड़ा। जो लोग कॉलेज में जाते हैं, बीएससी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स करते होंगे, वो लोग ऐसे ही तो करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता हो गया रहा है बस। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो उसकी लो वोलेटिलिटी और उसकी ग्रेटर वोलेटिलिटी। बी क्लियर, ये लो वोलेटाइल, ये मोर वोलेटाइल, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हो, आई थिंक फाइनल। ओके, इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज एयर प्रॉपर्टीज। देखो इसमें एक दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अल्टीमेट है, वेरी वेरी क्रूशियल है। एक तो इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया, एक बार रुक जाना सब लोग प्लीज। आपने कभी लेबोरेटरी में रिएक्शन करा के देखी हो? वैसे तो सिंपल है, एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्ट बन गया। देखो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सब लोग प्लीज। देखो ऐसा अटेंशन पे करना, ये जो HCl है ना, HCl, इसकी व्हाइट फ्यूम्स होती है, और कभी आपने इसके बारे में सुना हो, इसकी डेंस व्हाइट फ्यूम्स होती है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। देखो सपोज करो, जैसे सपोज करो आप ये रिएक्शन लैब में करवाते हैं, एक बार ध्यान देना। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या किया, आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे NaCl के साथ में कॉन्ग H2SO4 ले लिया। देखो ध्यान देना सब लोग, आपने यहाँ पे NaCl के साथ में कॉन्ग H2SO4 ले लिया, यहाँ से फ्यूम्स निकली, देखो यहाँ से फ्यूम्स निकलनी स्टार्ट हुई। देखो ये फ्यूम्स थी हाइड्रोजन क्लोराइड की, सबको पता है, ये ना व्हाइट कलर की होती है। आप कभी लैब में करेंगे तो आपको यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगी, कि व्हाइट कलर की फ्यूम्स आ रही है, मैंने लिख दिया व्हाइट फ्यूम्स। अब एक काम करते हैं, देखो हम ना इसके ऊपर ना, जैसे लैब में होती है ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, जैसे ये पेन, ये रॉड है, इसको अमोनिया में डिप कर लेते हैं, अमोनिया में ऐसे डुबोया और इसके ऊपर लेकर आ दो। जैसे ही इसके ऊपर ले गया, पता क्या हुआ, नीचे से आ रही है हाइड्रोजन क्लोराइड और यहाँ लगी हुई है अमोनिया, तो यहाँ पे ना फ्यूम्स और भी डेंस बन जाएंगी, यहाँ पे फ्यूम्स और भी डेंस बन जाएंगी। देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे फ्यूम्स और भी डेंस हो गई और थिक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ना फ्यूम्स और डेंस हो गई, पहले फ्यूम इतनी डेंस नहीं थी जितनी डेंस अब हो गई। देखो इससे एक बेनिफिट मिलता है, देखो इससे एक बेनिफिट क्या होता है, दिस रिएक्शन हेल्प्स, दिस रिएक्शन हेल्प्स इन टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग करने में हेल्प कर सकती है।
टेस्टिंग ऑफ अमोनिया, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको कभी इनका टेस्ट करना हो, जैसे मान लो, एक मिनट ध्यान दो, एक सेकंड। हमारे पास यहाँ पे एक अमोनिया रखी हुई है, कोई हमारे से कह रहा है इसको प्रूव करो ये अमोनिया, सिद्ध करो ये अमोनिया। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम उसमें ग्लास और डिप करके ये एक्सपेरिमेंट करा के देखेंगे। अगर फ्यूम्स जो पहले व्हाइट थी, कैसी हो गई? डेंस व्हाइट, डेंस व्हाइट। अगर व्हाइट से हो गई डेंस व्हाइट, तो 100% वो गैस कौन सी है? अमोनिया। 100% वो गैस अमोनिया। अगर व्हाइट से डेंस व्हाइट होती है तो दैट्स वेरी क्रूशियल। अगर व्हाइट से डेंस व्हाइट हो रही है तो गारंटी से वो अमोनिया। बोलो सब बच्चे एग्री हुए? सेटिस्फाइड? ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाइट से डेंस व्हाइट होगी तो वो 100% अमोनिया। तो ओके, सेटिस्फाइड? तो ये रिएक्शन क्या करती है? हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। किसका? अमोनिया का, हाइड्रोजन क्लोराइड का। एक बार ऐसे कॉपी करो प्लीज। डन हो गया? थिंक सो। तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अगर व्हाइट से डेंस व्हाइट हो रही है तो गारंटी से वो अमोनिया। दैट्स फिनिश्ड। हटाएं इसको। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो, इसके बारे में मेरा ध्यान देना। आपने कभी एक टॉपिक सुना होगा दैट इज टर्म्ड एज एक्वा रेजिया? हैव यू हर्ड? कभी सुना आपने एक्वा रेजिया? देखो, आपको मालूम हो शायद, अगर आप 3 पार्ट लें HCl, वो भी कैसा? कंसंट्रेटेड। और एक पार्ट ले लें आप नाइट्रिक एसिड, वो भी कैसा? कंसंट्रेटेड। है। देखो ध्यान रखना, अगर इसको 3:1 में लेने, 3:1 में लेने, तो इसको मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग एक्वा रेजिया। हिंदी में कहते हैं इसको अम्लराज, एक्वा रेजिया। और ये ना बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपने कभी सुना है गोल्ड, गोल्ड प्लेटिनम किसी से रिएक्शन नहीं करते? सुनो एक मिनट, क्या देखो सब बच्चे, गोल्ड प्लेटिनम की खास बात है किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। इनके साथ कोई भी केमिकल रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्वा में सोलुबल होते हैं। देखो एक्वा में सोलुबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक्वा में सोलुबल है। अगर आपने 3 पार्ट लिया HCl और एक पार्ट लिया नाइट्रिक एसिड, देखो क्या होता है, इनकी रिएक्शन से क्या होता है। देखो अब थोड़ा कन्विंस कर दूं मैं आपको। यहाँ पे क्लोरीन की सबसे कम स्टेट है और यहाँ पे नाइट्रोजन की हाईएस्ट स्टेट है। इनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। ये नाइट्रोजन क्या करती है, इस क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देती है, और जिसकी स्टेट नेगेटिव हो ना, आफ्टर ऑक्सीडेशन 0 बन जाती है। तो यहाँ पे ना नेसेंट क्लोरीन बन जाती है। साथ में बनते रहते हैं बाय प्रोडक्ट्स, साथ में बनते रहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। NOCl बन गया, उसकी स्टेट डाउन हो गई, वाटर बन गया। लो मैं बैलेंस भी कर देता हूँ, देखो मैं रिएक्शन बैलेंस भी कर दूं। सबसे क्रूशियल पॉइंट है, ये क्लोरीन क्या करती है, ये क्लोरीन गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर देती है। लेसन क्लोरीन बहुत पावरफुल होती है। अभी कल भी सीखा था आपने, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। देखो इसको, इसने गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया, प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज कर दिया। वरना गोल्ड प्लेटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करते। तभी तो मार्केट में इनकी ज्वेलरी आती है, इतनी इतनी कॉस्टली है, क्योंकि किसी से खराब ही नहीं होते कभी भी। कहता गोल्ड तो फॉर एवर होता है।
तो गोल्ड प्लेटिनम के अंदर ये स्पेशल चीज है, देखो दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया और ये ना एचसीएल में डिसॉल्व हो जाता है। देखो एचसीएल के एक्सेस में डिसॉल्व हो गया और ऐसे ही ये एचसीएल के एक्सेस में डिसॉल्व हो गया। देखो दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बोलो फाइनल हो गया। यहां बन जाता है ये वाला कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे एक वाला कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी आईआईटी से प्रॉब्लम आई है लास्ट ईयर। बोलो सबको क्लियर हो रहा है? एक बार दोबारा देखते हैं, देखो मैंने क्या बताया अभी यहाँ पर सोचा। पहली बार डिस्कशन किया हमने एक्वा रीजिया किसको बोलते हैं, 3 पार्ट दिस 1 पार्ट दिस, इस कॉम्बिनेशन का नाम है एक्वा रीजिया। ये एक तो याद कर लीजिए, आपका सिंपल से एमसीक्यू बनता है। एक्वा रीजिया में क्या स्पेशल है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी। गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लिया, प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लिया। सबसे मेन चीज है इनकी रिएक्शन से क्या बनती है, नेसेंट क्लोरीन। देखो उसने गोल्ड से भी रिएक्शन कर ली, प्लेटिनम से भी कर ली, यहां बन गया AuCl3, यहां बन गया PtCl4। और ये HCl के एक्सेस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक। ये आते रहते हैं कॉम्पिटिशन, इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, इनकी केमिस्ट्री भी आएगी। तो ये सब क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो सबसे मेन बात है इनको डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी, इन्हें घोलना, वरना तो किसी के बस की बात नहीं, कोई भी केमिकल इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता, इवन सल्फ्यूरिक एसिड भी इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो इसको अच्छे से हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्रूशियल। अप्लाई करिए, इनको भी देखिए अच्छे से ना। बार बार आपसे कहते हैं एप्लीकेशन का सारा गेम है। अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो समझो यू आर विनर। फिर बातें नहीं, चलिए क्लियर हो गया होप सो, तो कंफ्यूजन तो नहीं। बस बोलना नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गया। लेट्स फिनिश, कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट नाउ हेडिंग इज क्लोरीन। अब बात करते हैं क्लोरीन की, राइट डाउन द टॉपिक नेम इज क्लोरीन। देखो अब इसकी प्रिपरेशन में ना डी एंड एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा, फैक्ट की गई। अब इसको प्रिपेयर करने में बार बार डी ब्लॉक आएगा। अब देखिए सुनिए, थोड़ा सा टफ जोन शुरू हो गया क्योंकि आपको डी ब्लॉक की नॉलेज नहीं है। KMnO4 की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहे हैं, तो इग्नोर मत करना प्लीज। अब बहुत टफ फेज स्टार्ट हो गई क्योंकि आपके पास ना डी एंड एफ ब्लॉक नहीं है ना, अगर होता तो बहुत आसान चाहिए। अब रुक जाओ, देखो मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ और इनके फंडामेंटल आपको समझाने हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। चलिए ओके, देखो 3 रिएक्शन को समझते हैं। तो देखो ये रिजल्ट अगर समान है तो आपको ना इस कंपाउंड की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है KMnO4 कौन है, एक बहुत ही पावरफुल
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स अ पॉइंट, वेरी गुड। और स्पेशली हम इसे कौन से मीडियम में यूज कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम। ये एसिड को एक तरह से इसको पानी में डिसॉल्व कर लो, ये एसिड बन जाएगा। हम एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं। किसी को पता है ये एसिडिक मीडियम में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां कर लेता है? +7 से कितनी करता है? +2। अब देखो ये सब बातें डी ब्लॉक पढ़ के आती है। देखो ये अपनी स्टेट डाउन करना चाहता है, ये कह रहा है मुझे तो अपनी स्टेट +2 करनी है, मुझे अपनी स्टेट डाउन चाहिए। जब इसको अपनी स्टेट डाउन कर रही है तो इसकी अप करेगा, इसकी अप करेगा, और जिसकी स्टेट नेगेटिव होती है अप होने के बाद जीरो बन जाती है। देखो सुन लो, इस रिएक्शन के रिजल्ट्स पता क्या क्या बनेंगे? ये तो अपने आप को MnCl2 में कन्वर्ट कर लेगा, इसको जीरो बना देगा। देखो इसको जीरो बना देगा, साथ में बनते रहेंगे बाय प्रोडक्ट्स, साथ में बनते रहेंगे बाय प्रोडक्ट्स। ये लो, लो, इसको हम बैलेंस बैलेंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग को इतना बड़ा इशू नहीं। हमारे लिए सबसे मेन चीज है रिजल्ट्स हमें समझ आए। रिजल्ट्स का सबसे मेन रोल है, रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 6 हो गया, दैट इज 5। रिएक्शन बैलेंस, बैलेंसिंग इतनी बड़ी बात नहीं। आपको सिर्फ एक बात की नॉलेज हो कि रिजल्ट्स यही क्यों बने। देखो रिजल्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेन है। इसको क्लोरीन में कन्वर्ट किया, अपनी स्टेट डाउन की, दैट्स इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली नीचे होता है। आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन है? ये सब डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इन पे कमांड बनेगी। ये भी एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपनी स्टेट +6 से +3 करता है। ये कह रहा मुझे अपनी स्टेट +3 करना है, इसका भी रीजन होता है वाई इज +3। इन सब बातों के रीजन होते हैं। इसकी स्टेट अप करके जीरो बना देगा। नहीं, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन है, बाकी का रोल नहीं है। ये सब रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स है, और ये भी रेडॉक्स होने जा रही है। कैसे? मैग्नीज अपनी +4 स्टेट में है, और स्टेबल स्टेट कौन सी है? +2। इसके साथ भी वो इशू है, अपनी स्टेट डाउन करना चाहता है और वो की अप करेगा, जिसकी स्टेट नेगेटिव है उसको जीरो बना देगा। देखो आप, हर बार यही हुआ, देखो हर बार। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। तो अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे रेडॉक्स रिएक्शन प्ले करती है, लेकिन अब डी ब्लॉक पढ़ के कमांड बन सकती है। एक और तरीका है क्लोरीन बनाने का। आप HCl में ऑक्सीजन पास कर दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देती है। अभी देखा था ना, क्लोरीन तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऑक्सीजन कर देती है। आपको यहाँ पे क्लोरीन मिल जाएगी। इस रिएक्शन को पता है क्या बोलते हैं? जो लास्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं केमिस्ट्री में डिकेन्स प्रोसेस। डिकेन, डिकेन एक केमिस्ट का नेम है, बोलते हैं इसको डिकेन्स प्रोसेस। ये याद करना पड़ता है, ये नॉर्विक का ड्रॉबैक है। और यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये सब फैक्ट्स में है, मतलब ये सब याद करने वाली केमिस्ट्री होती है। कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट की वर्किंग नहीं हमें करनी है, ना हमारे सिलेबस में है। और नाम क्या ही याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। देखो ये सब चीजें आपको बार बार रिवाइज करके ना टिप्स पे करनी होगी। कोई भी कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है, ये भी नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो ग्रुप 17 इतना ही है देखो हमारा। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा आगे पढ़ने के बाद क्लियर होंगी। आप इसको डाउट की फॉर्म में लेकर आओ, बस अभी मैं इतना करा रहा हूँ। ये कल के पार्ट में ऐड हो गया ग्रुप 17 ना, हमारा फिनिश हो गया। ठीक है।